ममता कालिया जी का उपन्यास सपनों की होम डिलीवरी एपिसोड 8। काम से फारिग होकर सप्तांत में सर्वेश और रुचि मिले। दोनों और इंतज़ार था जिसकी बेचैनी सिर्फ कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठने से दूर नहीं होती। खुद ब खुद उनकी कार ओशिवारा के विक्टोरिया चैम्बर्स की तरफ मुड़ गई। रुचि ने जल्दी जल्दी ज़मीन पर गिरी गद्दियाँ सोफ़े पर रखी और एसी चलाया। कॉफ़ी वे पहले ही पी चुके थे। रुचि को समझ नहीं आ रहा था अपने इस खास मेहमान के स्वागत में वह क्या करे। सर्वेश ने उसे बाहों में भर लिया। रुचि का बूटे सा जिस्म उसकी जकड़न में पहले तना फिर नरम पड़ गया। वे एक दूसरे को थामे अंदर के कमरे में आ गए। रुचि के सिंगल बेड पर कई कपड़े पड़े थे जो वह हड़बड़ी में सुबह छोड़ आई थी। वैसे ही बेतरतीब बिस्तर पर वे लेट गए। देर रात जब वे अपने स्वप्न लोक से जगे, दोनों को लगा जैसे बहुत दिनों बाद वे आज़ाद हुए हैं। सर्वेश ने रुचि से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बरसों की थकान आज उतरी है। पता नहीं तुम्हें कैसे लगा। मुझे अच्छा और हल्का लग रहा है। रुचि, हम एक दूसरे के 15 अगस्त बनेंगे। तुम मेरी 26 जनवरी, मैं तुम्हारा 15 अगस्त। हम ऐसा रिश्ता बनाएंगे जिसमें खूब खुलापन हो। तुम अपना काम करती रहो, मैं अपना काम करता रहूं। बाहर की सारी दौड़ धूप के बाद जब मैं घर आऊं तो मुझे तुम मिलो। आज रुचि ने भी मन बना लिया। बहुत झेल लिया अकेलापन। नया साथी चुनने में कोई वैधानिक बाधा तो है नहीं, बस अपने मन और मस्तिष्क को समझाना है। जिंदगी का यह नया अध्याय बिना शोर शराबे शुरू हुआ। सबको ईमेल पर नया पता भेज दिया गया। अपना ओशिवारा वाला मकान रुचि ने ताला लगाकर बंद कर दिया। उसका कुल सामान वहीं रहने दिया। सर्वेश के यहाँ सब कुछ इफरात में था। 2 बड़े कमरों के बाद एक बैल्कनी थी जिसके दूसरे छोर पर माँ का कमरा था। घर की व्यवस्था मंदा के हाथ में थी। वह सवेरे 7 बजे आती और शाम 7 बजे वापस अपने घर जाती। माँ के प्रशिक्षण से वह अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। रुचि और सर्वेश के इस नव संबंध पर न तो किसी ने फूल बरसाए न कांटे। उन्होंने 2 मित्रों की उपस्थिति में नोटरी से अपने विवाह की रजिस्ट्री करवाई और हल्दीराम के रसगुल्लों से सबका मुंह मीठा कर दिया। घर में माँ ने रुचि के गले में सोने की एक जंजीर पहनाई और कहा, देख कुड़े, मेरी फिक्र ना करी, बस तू ओनू सांभ। शादी की नवीनता के बावजूद सर्वेश बार बार अपने बेटे को याद करता। अंश कहता था, डैड, बड़ा होकर मैं भी आपकी तरह पत्रकार बनूंगा, खोजी पत्रकार। उसकी माँ ने कभी उसे अपने कब्जे से दूर नहीं होने दिया। कभी सर्वेश लगातार सिगरेट पीते हुए स्वगत कथन करता, आदमी 1000 बार बिस्तर में जाता है पर 1 या 2 बार ही बाप बनने में कामयाब होता है। पितृत्व के खिलाफ औरतों के हाथ में कई हथियार हैं। वे आसानी से अपने को गर्भवती नहीं होने देती। वे कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। अब तो मैं चाहूँ तब भी बाप नहीं बन सकता। मैंने सन 2000 में ही नसबंदी करवा ली थी। रुचि को इन बातों से खीज और ऊब होती। यह क्या कि फैले हुए दूध पर रोए जा रहे हैं। बेटे से इतना ही लगाव था तो उसे साथ रखते। दूसरी तरफ रुचि को मनोवैज्ञानिक उलझन होती। उसे बड़ी शिद्दत से माँ के रूप में अपनी नाकामयाबी महसूस होती। उसका बेटा गगन भी इन्हीं परिस्थितियों का शिकार था और कभी भी किसी गड्ढे में गिर सकता था। उसे यह भी याद आता कि गगन के छुटपन में रुचि ने जरा भी धैर्य से काम नहीं लिया। वह पति का गुस्सा पुत्र पर निकाल कर सोचती, मैंने बदला ले लिया। एक बार गगन धूप में बाहर जाने की जिद कर रहा था। रुचि ने खींचकर उस पर स्टील का ग्लास दे फेंका था। गगन के माथे पर चोट लगी जिसका निशान बड़े होने पर भी बना रहा। प्रभाकर की हरकतों के विरुद्ध रुचि में आक्रोश इकट्ठा होकर गगन के प्रति हिंसा में आकार लेता। उसके मन में गांठ बनती गई कि गंदे इंसान का बच्चा भी गंदा निकलेगा। अब जब वह सर्वेश को अंश की यादों में निमग्न देखती, उसके अंदर नए सिरे से अपराध बोध होता। इसमें कोई शक नहीं कि उसके और प्रभाकर के रिश्तों की तल्खियाँ सबसे ज़्यादा गगन ने झेली।
कभी माँ उसे मारती तो कभी पिता। बचपन से ही वह हद दर्जे का उग्र और जिद्दी बन गया। रुचि की समस्या यह थी कि वह गगन संबंधी अपनी चिंताएं पति से बांट नहीं सकती थी। उसने उसे यह बताया ही नहीं था कि उसके कोई बच्चा भी है। अब वह पछताती। अगर उसने यह तथ्य उजागर किया होता तो अब वह सुझाव दे सकती थी कि वे लोग गगन को साथ रखें। यह अलग बात है कि गगन यह प्रस्ताव मानता या नहीं। बड़ी उम्र के इस समझदार संबंध में रुचि और सर्वेश ने एक नूतन प्रणाली का प्रणय निर्मित किया था। अपने कार्य जगत की व्यस्तताओं का दोनों ख्याल रखते। दोनों के अलग बैंक खाते थे और कोई किसी के आय व्यय में हस्तक्षेप न करता। सबसे बड़ी आज़ादी इस बात की थी कि रुचि जब अपने घर जाकर रहना, काम करना चाहे, उसे पूरी छूट थी। अगर सर्वेश को फुर्सत होती तो वह भी कभी कभी ओशिवरा पहुंच जाता। कभी कभी रुचि अपने शो के सिलसिले में इतने लोगों से घिरी होती कि पति पत्नी में अंतरंग बात भी न हो पाती। रुचि उसे रोकने की कोशिश करती तो वह हंसता हुआ उठ देता। बाकी बातें इस पर। वह अपना स्मार्टफोन दिखाता। रुचि की मित्र मंडली को उसकी किस्मत पर रश्क होता। कितना लिबरल शौहर पाया है तुमने। तुम्हें जीने की, काम करने की पूरी आज़ादी देता है। रुचि कहती, इसीलिए तो मैं उससे कहती हूँ तुम तो मेरे 15 अगस्त हो। और वह तुम्हें क्या कहता है? वह मुझे अपनी 26 जनवरी कहता है। सच्चाई यह थी कि 21वीं सदी के दूसरे दशक तक अपने मुल्क में शिक्षा और रोज़गार ने लड़के लड़कियों के सामने उम्मीदों का संसार खोल दिया था। हुजूम की हुजूम लड़कियां पढ़ लिख कर काम पर जाने लगी। माता पिता के दबाव में उन्हें शादी के फ्रेम में बंधना पड़ता, पर दिन यह फ्रेम उन्हें दमघोटू महसूस होता। पारंपरिक विवाह में लोकतंत्र की संभावना कठिन थी। हर जीवन साथी की इच्छा रहती कि वह पत्नी के संपूर्ण जीवन को संचालित करे। सुबह उसके जागने से लेकर रात उसके सोने तक वह उसका नक्शा तैयार रखता कि पत्नी को क्या करना है। कुछ जीवन साथी तो ऐसे थे कि पत्नी को बाथरूम या टॉयलेट में भी अगर देर लगती तो नर्वस हो जाते। पत्नी के बाहर निकलते ही पूछते, अंदर बैठी क्या कर रही थी? पत्नी के कहने पर कि वह टॉयलेट में अखबार पढ़ रही थी या क्रॉसवर्ड कर रही थी, जीवन साथी ने बुरा माना और कहा, ये सब काम बाहर आकर भी किए जा सकते हैं। कुछ पतियों को इस पर एतराज़ था कि उनकी पत्नी फ़ोन पर लंबी बातें करती हैं, तो कुछ को इस पर कि वह फेसबुक पर ढेरों दोस्त बनाती हैं। लड़कियां हक्की बक्की रह जाती। यह तीसरी किस्म की दास्तां थी। और चौथी किस्म की जकड़बंदी, जहां आपकी हर गतिविधि के पैरों में डोरी बंधी हो। स्वतंत्र चेता लड़कियां शादी से बचने लगी थी। सर्वेश और रुचि एक दूसरे की क्षमता और सामर्थ्य पहचानते थे। उनकी कामकाजी दुनिया फैली हुई थी। किसी राजनीतिक कांड या आर्थिक घोटाले के पीछे सर्वेश और उसके अखबार खुलासा की टीम लग जाती तो कई दिनों तक उसका अता पता न मिलता। उन्हें गुमनाम रहकर काम करना पड़ता, जिसमें कई बार कामयाबी की जगह तोहमत हाथ लगती। हालांकि खुलासा भी समाचार प्रधान अखबार था। अखबार जगत के ही विभिन्न चैनल उनके पीछे जासूसी में लगे रहते कि वे आजकल किस स्टोव में हैं। रुचि को सप्ताह में 2 टीवी कार्यक्रमों की तैयारी करनी होती। कभी कभी काम की रफ्तार इतनी बढ़ा दी जाती कि एक बार में 2 एपिसोड की शूटिंग कर लेते। लगातार कैमरे के सामने प्रस्तुति देते देते रुचि की मानसिक दशा वह हो जाती कि वह घर की रसोई में भी उसी प्रदर्शन के अंदाज में बोलती जाती, अब हम आधा चम्मच जैतून के तेल में प्याज सुनहरा भूरा होने तक पकाएंगे। ऐसे में अगर माँ अपने कमरे से निकल उसकी कमेंट्री सुनती तो उसे टोकती, बस भी कर, इत्थे कोई कैमरे नहीं लगे हैं। 3 महिला पत्रिकाओं में रुचि का पाक कला कॉलम छपता। तीनों की पत्रकार उससे मिलने ओशिवारे वाले फ्लैट में आती। रुचि का भी मन यहीं रमता काम में। वह कई बार इस घर में चली आती। इधर मसाला उद्योग, बर्तन निर्माता और क्रॉकरी कंपनियां भी रुचि के पास आ रही थी कि वह उनके उत्पाद अपने टेली शो में इस्तेमाल होते दिखाए। आए दिन इन जगहों से उपहार आते।
अखबारों में छपे इश्तेहारों में भी रुचि एक जाना पहचाना चेहरा बन गई थी। जिसके हाथ में इनमें से कोई उत्पाद होता और उसका बयान कि अमुक मसाले में बने खाने की लज्जत ही कुछ और है, अथवा सचिन स्टील के बर्तनों से अपना घर संसार चमकाइए। उसका सहायक अली हर काम में उसकी सहायता के लिए खड़ा मिलता। सेट की तैयारी, शूटिंग का मिनट टू मिनट ब्रेकअप, मेहमानों की देखभाल, निर्देशक की मांग, सब वह संभालता। वह घर के काम की सिलसिलेवार तैयारी रखता। कुर्बान अली कलाकार की तरह मेज़ सजाना जानता था। हरी शिमला मिर्च की बगल में लाल टमाटर, नमक की बगल में हल्दी और देगी मिर्च कितना अच्छा विजुअल देगी उसे पता था। वह पूरी दोपहर तैयारी में लगा रहता। समय सीमा में अधिकाधिक व्यंजन बनाने का राज यही था कि आधी तैयारी पहले से कर ली जाती। जिन चीज़ों को ओवन में रखकर भाप द्वारा पकाते, एक शॉट में उन्हें ओवन में डालते हुए दिखाते तो दूसरे शॉट में बेक होकर तैयार दिखाते। ये सब जिम्मेदारी अली की थी। वह बेक्ड व्यंजन का एक पात्र पहले से तैयार रखता। परंपरा यह थी कि शूटिंग के बाद यूनिट के सभी सदस्य व्यंजन चखते और सराहना करते। कभी कभी व्यंजन बहुत अधिक बन जाता अथवा विशिष्ट होता। यूनिट के लोग बड़े इसरार से उसका एक हिस्सा रुचि की कार में रखवा देते कि सर्वेश जी तो स्वयं पारखी हैं, उन्हें भी यह लाजवाब वानगी दिखाइए। रुचि को बड़ा धक्का लगा जब घर में किसी ने उसके बनाए व्यंजन को चखा तक नहीं। माँ ने कहा, मैं हर किसी का हाथ लगा खाना खांदी नहीं। सर्वेश का मूड उस दिन उखड़ा हुआ था। उसने अपने कमरे से आवाज़ लगाई, मंदा मेरे लिए कटोरी दलिया बना दो, पेट खराब है। खींच कर रुचि ने वह व्यंजन मंदा को घर ले जाने के लिए दे दिया और भूखी सो गई। कार्यक्रमों और चैनलों के वैश्विक विस्तार से यह संभव हो गया था कि देश विदेश के सभी चैनलों के एक से बढ़कर एक मशहूर पाक कला कार्यक्रम सबको देखने को मिलते। भारतीय दर्शक उन्हें देखता, भले ही व्यंजन समझ आए या ना आए। उन कार्यक्रमों में विशेषज्ञ के प्रस्तुतिकरण में इतनी उछल कूद और नाटकीयता भरी होती कि दर्शक लोटपोट हो जाता। कोई कार्यक्रम समुद्र तट पर तो कोई रेगिस्तान के बीच आयोजित दिखते। जो कार्यक्रम रसोई घर केंद्रित होते उनमें भी पाक विशेषज्ञ मटकती हुई व्यंजन सिखाती। रुचि के दोनों कार्यक्रम सुरुचि और स्वाद में तड़क भड़क की बजाय सादगी और स्वाभाविकता थी। दोनों चैनल दावा करते कि उनके सभी व्यंजन पहले से आजमाए हुए हैं। दोनों चैनल के मालिक मारवाड़ी थे और उनका फोकस शाकाहार पर था। बड़ी मुश्किल से म चैनल वालों ने कुछ हफ्तों पहले अंडे वाले व्यंजनों के लिए अपनी मंजूरी दी थी। लाला जी को समझाना पड़ा कि केक, पेस्ट्री वगैरह अंडे के बिना बेमज़ा बनती हैं। म चैनल के कार्यक्रम में विविधता बढ़ गई थी। वीर अंडों की सफ़ेदी को फेंट कर झाग का ऐसा सफ़ेद पहाड़ बना देता कि बिना बेक किए भी वह व्यंजन जैसा ही चित्र उपस्थित करता। म चैनल की चुनौती में क चैनल के मालिकों ने आपसी विचार विमर्श से यह तय किया कि वे अपने कार्यक्रम में सामिश व्यंजन बनाना भी सिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस संभावना पर भी गौर किया कि स्वाद कार्यक्रम की होस्टेस बदली जाए। मालिकों की दलील थी कि रुचि शर्मा की छवि एक घरेलू मध्यवर्गीय गृहिणी की थी। उसके हाथों में गोश्त और मुर्ग की विधियां सजेंगी ही नहीं। एक मालिक ने कहा, ऐसा कर सकते हैं हम, स्वाद प्रोग्राम के 2 हिस्से कर दें। सोमवार मंगलवार वैसे भी हिंदुस्तानी लोग मांस मच्छी खाते नहीं हैं। शुक्रवार को भी लोगों को परहेज रहता है। 3 दिन स्वाद प्रोग्राम रुचि शर्मा करें, 3 दिन कोई और। रुचि को यह सुझाव नागवार लगा। अब तक इस कार्यक्रम पर उसका एक छत्र साम्राज्य था। उसने थोड़ा कठिन रुख अपनाया, या तो मैं पूरा प्रोग्राम करूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं। दिनेश झुंझुनवाला ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, हमको कोई बाधा नहीं है। रुचि को अपनी स्थिति के अस्थायीपन का अंदाज हो गया। मन मारकर उसने मालिकों की बात मान ली। इसके सिवा कोई चारा नहीं था।